यहाँ से जो आरआरबी का सफर, क्या बीच में वो आपकी इंजरी तो नहीं थी सर? सर वो एक फेमस डायलॉग भी है क्या बात है? कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। एज एन ऑस्ट्रिच अप्रोच होती है कि आंखें बंद कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक फीजिबल नहीं है। किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, सबके साथ ये प्रॉब्लम। मैं सर 100% अगर स्टूडेंट से सपोज मिलता हूँ तो उसमें से सर 95% स्टूडेंट ऐसा होता है सर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है। आगे के प्लान्स जो है मैं रिवील कम करता हूँ ऐसे। अच्छा अपने सपने किसी को मत बताओ। हार जाने वाले डर से जो नहीं हारता, जीतता वही है, ये मैंने खुद ने नोटिस किया। हौसलों के तर्कस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में कुछ भी, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आज हमारे बीच एसबीआई क्लर्क जिन्होंने क्वालिफाई किया है, राहुल जैफ बैठे हुए हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने अपनी तैयारी किस तरीके से करी, आखिरकार इनकी तैयारी में क्या अटकलें आई, इन्होंने क्या रणनीति बनाई जिन्होंने एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई कर लिया। सो बहुत बहुत स्वागत है राहुल जैफ आपका। और सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे अड्डा 24/7 की तरफ से, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू तो सर ये आपका जो एसबीआई क्लर्क आपने क्वालिफाई किया है, ये आपका क्या पहला अटेम्प्ट था? इससे पहले भी आपने और एग्जाम्स दिए हुए? सर पहला अटेम्प्ट तो नहीं होगा क्योंकि इससे पहले मैंने फाइनल ईयर में दिया था, लेकिन जो उसकी डेट मांगी गई थी ग्रेजुएशन की, वहाँ तब तक तो मेरे एग्ज़ाम भी नहीं लगे थे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो जाता तो भी मैं जा नहीं पाता, तो मैंने एज एन एक्सपीरियंस लेने के लिए बस वो कर दिया था। ओके, तो मतलब आपने एज एन एक्सपीरियंस कि कैसा एग्जाम होता है तो आपने फॉर्म को फिल किया था और आपने पेपर भी दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सर, आप इस भारतवर्ष के किस राज्य और किस शहर से बिलोंग करते हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है, पिंक सिटी है ना, जी जिसको सर। जाना जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं राहुल जी कि आपका एकेडमिक्स क्या रहा, आखिरकार आपने मतलब कि बैंकिंग की जो लाइन चुनी, आखिरकार ये क्या वजह थी? क्या ये गोल पहले से फिक्स था या फिर ये गोल आपका आपकी इस जर्नी के बीच में आ गया कहीं? सर ये पहले से तो फिक्स नहीं था। अगर मैं शुरू से बताऊँ तो मैं स्कूलिंग और कॉलेज की बात बताऊँ तो मैं बिलो एवरेज मानता हूँ अपने आप को। ओके। बस जैसे तैसे करके पास होता रहा मैं इवन 10th तक भी। 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज़ करने का टाइम आया तो मैंने बायो लिया, साइंस बायो। वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे बायो में इंटरेस्ट था, पर ओके। इसलिए क्योंकि मैं मैथ से डरता था सर। ओके ये जो रीजन था, मतलब कि इसलिए नहीं कि मैं बायो को पसंद करता हूँ, इसलिए चूंकि मैं मैथ से डरता हूँ इसलिए मैंने बायो ली। ओके सर। तो मेरा मैथ्स हमेशा से ही वीक सब्जेक्ट रहा है। उसके बाद सर मैंने 2 साल का ड्रॉप दिया प्री मेडिकल के लिए, उसमें भी नहीं हुआ। ओके। उसके बाद सर मैंने सोचा कि अब गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने अपना स्ट्रीम स्विच कर लिया। फिर मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में लिया एडमिशन। बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब लाइक आपका बीए में एडमिशन आपने बीए। लिया? ओके फाइन। फिर सर फर्स्ट ईयर जब आया तो फर्स्ट ईयर इमेच्योरिटी मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, Yes, लेकिन फर्स्ट ईयर जब कैसे शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं लगा। ओके। उसके बाद एक बार फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मेरे हो चुके थे और रिजल्ट आना बाकी था, तब मैंने खुद से एक बार बैठा और मैंने कंटेम्पलेट किया कि ये क्या क्या चल रहा है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके एंड अब मुझे जो है पहले की तरह नहीं करना है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लाइफ की। सर, ये जो सेकेंड ईयर में बदलाव आया, आखिरकार इसके पीछे भी कुछ रीजन था क्या कि नहीं, मतलब ये सामने वाला यार तो बढ़िया कर रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? कभी कुछ ऐसी घटना हुई क्या जो आपको उसने बदल के रख दिया? हाँ सर, ऐसा कुछ हुआ तो था, पर अब शेयर मुझे लगता कोई है कि बात नहीं करना सर, कोई ठीक बात नहीं नहीं है। जी। तो फिर उसके बाद जब सेकंड ईयर में आया तो मैंने खुद पे ध्यान देना, खुद पे फोकस देना स्टार्ट किया। उसके बाद सर सेकंड ईयर में तो मैं इतना कॉम्पिटिटिव की तरफ था नहीं, तो उस वक्त मैं स्पोर्ट्स में गया। ओके। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में होता है मिस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, मैंने वहाँ पे भी मेडल होल्डर रहा हूँ सर। क्या बात है सर। उसके बाद थर्ड ईयर आई। थर्ड ईयर के सेकेंड ईयर के एंड में कोविड आ गया था, ओके। तो थर्ड ईयर में उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो वैसे भी करनी थी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन, तो मैंने तभी शुरू कर दिया था फाइनल ईयर में। तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी थी, लेकिन सेक्टर क्या होगा ये डिसाइड नहीं था? सर मेरा मानना ये है कि अब आप एक बार अपने आप में स्किल्स, अपने आप पे ध्यान देके अपने स्किल्स डेवलप कर लोगे, ओके। फिर आप हर एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ओके। उसी को मैंने बेस बना के पहले मैंने अपना जीएस तैयार किया, उसके बाद आते आते मेरे पास मैथ रीजनिंग का भी टाइम बच गया। तो सर इसी के चलते अक्टूबर 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ओके। अप्रैल 2022 में मैंने पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरी लाइफ का क्रैक किया, यूपीएससी सीडीएस। यूपीएससी सीडीएस आपने क्रैक किया, जी गुड। सर। उसके बाद सर
पोस्ट लेफ्टिनेंट की थी, मेंटली और फिजिकली हमें फिट होना पड़ता है, तो मैं उसकी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था एक आध महीने बाद ही। तो मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम आ गई थी, एक इंजरी हो गई थी ओके ओके सर। उसके चलते अब मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, चल फिर नहीं पा रहा था और बैठा नहीं जा रहा था, लंबे सिटिंग दे नहीं पा रहा था मैं पढ़ाई में। तो उस वजह से सीडीएस का मैं इंटरव्यू भी नहीं दे पाया और साथ ही साथ आरआरबी दोनों, पीओ और क्लर्क, और आईबीपीएस क्लर्क में भी मेरा नहीं हो पाया। सो ये जो आपने यूपीएससी सीडीएस आपने क्वालिफाई मतलब कि आपने किया, राइट? सो अब यहाँ से जो आरआरबी का सफर, क्या बीच में वो आपकी इंजरी तो नहीं थी सर? सर मेजरली वही थी, ओके क्योंकि एक दूसरा कारण भी ये भी था कि यूपीएससी ऐसी है जो अब बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, आप ठीक है। कभी भी इवेक्ट हो सकते हो उसमें से। ओके और इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हमें सर्टेनिटी नहीं रहती। ओके और बैंकिंग ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हमें सर्टेनिटी रहती है और ट्रांसपेरेंसी फुल रहती है और अपने टाइमली होता रहता है सारा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बैंकिंग की जो आपके फॉर्म जो आते हैं, राइट, इसमें जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत मतलब सटीक टाइम पे हो जाता है कि सटीक फॉर्म टाइम पे हो आए, जाता है। पेपर हुआ, इंटरव्यू हुआ, सो आपका बैंक में आप नियुक्त हो गए। सो कहने का मतलब कि एक सर्टेन टाइम में बैंक आपको नियुक्त करा देता है जी सर। अपने पर्टिकुलर बैंक्स में। सो ये आपका रीजन था। जी सर, अब या तो आप यहाँ हो या बाहर हो, आपको ज़्यादा वेट नहीं कराया जाएगा, आप अगले तैयारी के लिए कर सकते क्या हो बात सर। है। या तो आप अंदर या तो फिर आप बाहर हैं। अगर जी सर। आपको लगता है, अगर बैंक को लगता है कि नहीं यार ये काबिल है, तो फिर ठीक है हमारे बैंक में ही, अदरवाइज फिर से ट्राई अगेन आप करिए। ओके 6 महीने के अंदर आपका प्री से लेकर ज्वाइनिंग तक हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल यूजुअली, तो सर। वो भी एक नेक्स्ट रीज़न था। आरआरबी आपका आपने पीओ और क्लर्क कौन सा दिया? दोनों दिए थे सर। दोनों दिए थे। दोनों क्या दिए हुआ थे सर उसमें? सर। उसमें क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पाया प्री क्वालिफाई क्योंकि उस ठीक वक्त है। मैं बिल्कुल सिटिंग नहीं दे पा रहा था। ओके उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं अब हुआ, मेडिकली रिकवर हुआ, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क आया। ठीक है। उस तक मैं इतना मैनेज कर चुका था कि मैं पिछले साल की कट ऑफ जितना स्कोर कर पाऊँ। ओके लेकिन इस बार क्या हुआ, राजस्थान की कट ऑफ ने सबको सरप्राइज कर दिया। हाँ हाँ उस बिल्कुल। सरप्राइज होने वालों में से मैं भी था। ओके ओके तो ओके इसमें भी नहीं हो पाया। इसके बाद सर दूसरा टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि मैं दोबारा से आई सेट बाय माई सेल्फ। ओके उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि अब ऐसा तो नहीं काम चलेगा। या तो उस वक्त क्या था प्रॉब्लम कि एक तो मैं घर पे था, ठीक है। कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही थी, डिसिप्लिन मुझ में नहीं आ पा रहा था। तो ओके मैंने कुछ वेज निकाले, कहीं लाइब्रेरी वगैरह ढूंढी जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सको। ओके आपके आसपास वाले लोग भी अगर पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर खुद आ जाएगा कि मुझे पढ़ना है। जी तो अगर आपको खुद नहीं कर पा रहे हो तो आपको खुद को मजबूर करना पड़ेगा। ये मैंने सीखा है। ओके आप अगर खुद को मजबूर करोगे तो आप हो जाएगी कंसिस्टेंसी, आपकी डिसिप्लिन भी आ जाएगा। ओके तो उस वजह से वो मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तो ये सब हो गया। उसके बाद आईबीपीएस पीओ आया। ओके। आईबीपीएस पीओ का सर अभी मैंने इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट अवेटेड। अच्छा, आपने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, वेरी गुड यार। और आपने ये उसी दौरान एसबीआई तैयारी चली रही थी? जी सर, तैयारी तैयारी चली रही अपना एक अच्छे मोड पे थी, आपने फिर वो भी दिया, वो भी निकल गया। बिकॉज मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि बैंकिंग की जो प्रिपरेशन होती है यार, उसमें आपको एक ही जैसा पढ़ना होता है, बस लेवल का फर्क 19, 20, 21 होता है। अगर आप 21 वाले लेवल को पकड़ के चलते हो तो 20 भी निकलता है और 19 भी निकलता है। जी नेक्स्ट सर। आपका जो ये एसबीआई क्लर्क हुआ, अभी आपकी कहीं ना कहीं होप है कि आईबीपीएस पीओ भी मेरा हो जी जाएगा। सर। जी सर। ओके फाइन। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर इंटरव्यू करने में, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने एक पॉइंट जो बोला ना सर, कि मैं जब घर में था तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी, वो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या? या तो फिर मैं इसी में उलझ के रह जाऊँ, या तो फिर मैं अपने लिए रास्ता निकालूं। जी सर। क्योंकि या तो आप यहाँ पर रास्ता निकालोगे, या तो फिर आप वहीं पर लोगों को क्या एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दोगे कि यार इस बार नहीं, अगली बार हो जाएगा, ये रीजन था, वो रीजन था। तो आपने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आपने रास्ता निकाला। जी और सर। आपने कहा जैसा कि सर मैंने एक लाइब्रेरी खोजी, तो लाइब्रेरी में आप आसपास जो लोग बैठते हैं, वो लोग, उनका माहौल जो होता है उस लाइब्रेरी का, वो सकारात्मक होता है। जी सर। हम देखते हैं लोग पढ़ रहे हैं तो फिर हमको लगता है यार ये तो पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो फिर वहां पर मुझे लगता है कि आप एक डिसिप्लिन भी था कि जी आप सर। फोन नहीं उठा सकते। लाइब्रेरी में सुना है मैंने, ऐसा होता है कि आप जी फोन नहीं सर। बजना चाहिए, वहां बात नहीं कर सकते हैं। सो आपने कहीं ना कहीं उस लाइब्रेरी का फायदा उठाया। जी सर। ओके फाइन। सो चलिए, ये आपकी कुछ जर्नी थी, और आपने बहुत सारे, भी मैं आपसे चर्चा जब कर रहा था तो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन यहाँ पर निकले हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपका एसएससी सीजीएल। जी सर, मेंस दिया हुआ। ओके, मेंस दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका और कोई एग्जाम था, ये क्या एफसीआई वाला? एफसीआई AG3 उसका भी मेंस दिया, रिजल्ट अवेटेड। रिजल्ट अवेटेड है। सो कहने का मतलब सर, जब हम एक्चुअली चाह लेते हैं ना तो अपने आप रिजल्ट आने लगते हैं। जी सर। और इससे पहले जब आप आरआरबी वाले दौर पे थे, आईबीपीएस क्लर्क वाले दौर पे थे, तो शायद उस समय आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं थी, जी सर। या आप
एक्सेप्ट करते हो, और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों मेरा मानना है कि आप अगर किसी चीज में वीक हैं, सो आपको अगर वो पता चल जा रहा है और उसके बाद भी आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो शायद ये गलत है। मेरा मानना है कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस अपने अंदर ये लाइए कि मेरे अंदर ये कमी है, जो कि आज का युवा चाहता नहीं है सर। हाँ सर, लोगों को पता ही नहीं होता मेरी क्या वो कमी है। ओके फाइन। सो चलिए सर, हम बारी बारी से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, क्योंकि प्री और मेंस ये दो परीक्षाएं होती हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक जी मुख्य सर। परीक्षा, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि क्या बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए क्या पहले प्री की तैयारी करनी चाहिए, बाद में मेंस करनी चाहिए? ये क्वेश्चन हम हर अपने एक एस्पायरेंट से पूछते हैं। हो सकता है किसी का व्यू और अच्छा निकल कर आ जाए, तो आपका क्या इस पे कहना है? सर मुझे नहीं लगता कि अलग अलग करनी चाहिए। ओके। एक्चुअली क्या होता है कि हम अगर जैसा कि अड्डा के भी पढ़ाने का जो मेथोडोलॉजी है वो यही है, एक टॉपिक उठाओ, जीरो से मेंस तक ले जाओ। ओके। यही होता है हमेशा कि प्री को साथ लेके और मेंस को साथ लेके ही चलना चाहिए। हम्म। आप एक टॉपिक पकड़िए, उस पर पूरी परिपक्वता कर लीजिए अपनी हासिल और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी तो यही रही है। अच्छा, और मैंने ये आपकी स्ट्रेटेजी यही थी जी सर। कि एक टॉपिक पकड़ना है बॉस, और उसको हमको यहाँ पर क्या आपके बेसिक से लेकर, फाउंडेशन से लेकर के हाई लेवल तक उस टॉपिक को कवर करना है। जी सर। गुड सर। और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था, कोई पर्टिकुलर टॉपिक था, मैंने करके उसको हाई लेवल तक भी हो गया था वो, पर क्या हुआ उसे टच छूट गया, प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं उसकी। अच्छा। फिर मैंने कुछ दिन बाद जब मैं वीडियो मॉक लगा रहा था अपने अड्डा के ही, उसमें वो क्वेश्चन मेरा कई बार गलत हुआ है। ओके। एक बार नहीं, वो हर वीडियो मॉक में मेरा गलत हो रहा था। तो मैं इसके पीछे फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, हमें टच हमेशा बना के रखना चाहिए, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो। इंग्लिश में भी अगर हम टच नहीं रखेंगे तो वोकेबलरी याद नहीं रहेगी। मैं हमेशा अपने वीडियो मॉक को इसी तरीके से यूज़ करता था कि हमेशा टच बना रहे। टच बना रहे हैं। और वैसे अगर टेस्ट सीरीज अगर करनी हो तो टेस्ट सीरीज में अड्डा की यूज़ करता था। उसमें हमारा टाइम बाउंड जो होता है वो Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपना रियल एग्जाम होता है उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है टाइम, जब टाइमर आपका चल रहा होता है सामने, वो आपको टेस्ट सीरीज देके ही मिलेगा। ओके फाइन। सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आखिरकार क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर प्री की अगर बात की जाए तो रीजनिंग है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। किसी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई वीक है, और किसी का सारा कुछ अच्छा है और किसी का सारा वीक है। हम चलते हैं सर यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जानने, क्योंकि एक सफल विद्यार्थी उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि बता सकता है कि आखिरकार कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि मैं एकेडमिक्स में बिलो एवरेज था सर, ये जो भूत सवार हुआ मेरे को सेकेंड ईयर में सवार हुआ। जी सर। तो उसके बाद आपने किस तरीके से क्वांट, मैं क्वांट को सबसे पहले पकड़ लेता हूँ, क्योंकि आपने क्वांट के लिए बोला कि सर मैंने इसलिए बायो नहीं लिया था कि बायो मेरे को अच्छी लगती है, मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे मैथ से डर लगता है। तो चलिए सर चलते हैं मैथ की तरफ। वैसे बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जो कि मैथ का वाकई में उनमें फोबिया है, तो चलते हैं मैथ की तरफ सर। सर फोबिया जैसे ही आप बता रहे हैं कि वो मुझे भी था, पर जब तक हम अपने फियर्स को फेस नहीं करते वो हमेशा बना रहता है। क्या बात है। एक ना एक बार आपको फेस उसे करना पड़ेगा। ओके। सर उसमें अड्डा के जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे क्वांट के तीनों फैकल्टीज़ जो हैं, शांतनु सर, सिद्धार्थ सर और नवनीत सर, इन्होंने बहुत हेल्प की है सर। ओके। मैंने अब आप अगर पूछें कि किसका कोर्स लिया, मैंने किसी सर पर ऐसा सिर्फ एक सर का नहीं लिया, मैंने सबका, इन तीनों सर का लिया है कोर्स। शायद महापैक आपके पास होगा। जी सर, महापैक। तो उसका मुझे लगता है कि यूज होता गया, बिल्कुल है ना? सर। ओके फाइन। तो इन तीनों सर से मैंने पढ़ा है, तो मुझे ये एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपकी ट्यूनिंग कुछ होती है एक। अगर आपका इन सर से समझ में आ रहा है तो आपको ये वाला टॉपिक ज़रूरी नहीं आए। उसके लिए आपको अलग अलग डायमेंशंस चाहिए होते हैं। वो मुझे लगता है कि मैंने तीनों सर से इसीलिए पढ़ा है, क्योंकि किसी से कुछ समझ में आ गया, किन सर से कुछ और समझ में आ गया, कुछ इस तरीके का। हाँ सर। सो आपने कहाँ से जो मैथ को आपने शुरुआत कैसे किया? सर मैथ्स की जहाँ से शुरुआत होती है, अपना स्पीड मैथ वाला पार्ट, मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब किया। उसके बाद सर इसी से ही कुछ इसके बड़ा लेवल, मान लीजिए आप डीआई होती है, उसी से मिलता जुलता एवरेज निकालना, इससे कितना कम ज़्यादा, ये सब। तो फिर उसके बाद मैंने डीआई पे हाथ जमाया। सर ये दोनों टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैं बढ़ा अरिथमेटिक की तरफ। और अरिथमेटिक को जो जितना आप प्रैक्टिकल लाइफ से इम्प्लीमेंट करके आप पढ़ सकते हैं, वो उतना आपको समझ में आएगा। तो उसके एकदम उसकी भी प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैथ्स इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होती चली गई, लेयर बाय लेयर। एक क्वेश्चन है मेरा कि यार अगर मैथ्स हमको डर लगता था, सो आखिरकार मैथ्स के लिए इंटरेस्ट मतलब कि लाना, ये अपने आप में एक चैलेंज है यार। सो ये अपने आप को कैसे मना पाए आप? सर वो एक फेमस डायलॉग भी है। क्या बात है? कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है।
तो बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल सही है कि शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मजा आने लगा। मैथमेटिक्स होती है ऐसी चीजें, जी सर। है ना। जब तक उससे, आपने जैसे कि बोला कि जब तक हम डर को फेस नहीं करते, जैसे डर था मैथमेटिक्स, फोबिया था मैथमेटिक्स, जब तक उसको फेस नहीं किया मन से, तब तक डर लगता था। जी सर। लेकिन जब हमको लगा कि नहीं यार करना ही है, तो मैंने शुरू कर दिया, और मुझे फिर फिर मैं सर वो बढ़िया हो होती गया। चली जाती है, होती चली जाती है। लेयर फाइन, बाय वेरी लेयर गुड। आपका बन जाता है ओके फाइन। सो फिर नेक्स्ट चलते हैं सर यहाँ पर इंग्लिश। अगर देखा जाए कि हमारे इस बैंकिंग सेक्टर में ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका इंग्लिश जी सर। एक वीक जोन होता वीक है। जोन। सर आपका क्या था? सर इंग्लिश से मेरा हमेशा से ही सही चला है, ओके एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। ओके। पर वो स्ट्रॉन्ग भी इसी वजह से नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से अच्छा था इंग्लिश में, क्योंकि मैं बिलो एवरेज था, तो इंग्लिश में भी मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं था स्कूल टाइम पे या कॉलेज पे भी। ये बाद में, क्योंकि मैं एक तो इंटरेक्शन जो अपनी होती है रोज़मर्रा की, वो इंग्लिश से रिलेटेड होती है, तो आपको कुछ वर्ड तो यूं ही याद रह जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जो इंग्लिश वेब सीरीज़ जो आती हैं, अगर आप उनको रेगुलरली देखोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करती हैं बोलने में, आप नए नए वर्ड सीखते हो। क्योंकि आजकल जो मैं समझता हूँ, स्टूडेंट जो है इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लेता है, यस। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अगर कोई देखने लगे तो वो मुझे लगता है ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने किसी ने भी हिंदी के रूल कभी नहीं पढ़े, हिंदी में ये बोलना है, हमें देखते सुनते अपन सीख गए। एज अ लैंग्वेज अगर अपन लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके यार, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे ये जो आपने बताया कि इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ना ले हम यार, है ना। अगर हम जैसे कि सर ने बताया कि वेब सीरीज या फिर कुछ नॉवेल्स वगैरह आप अगर जी इंटरेस्टेड सर, हो, बुक्स मेरा पढ़ने का तो शौक। उससे कहीं ना कहीं जब आप उसको समझने लगोगे ना, तो फिर ट्यूनिंग बैठने लगेगी। जी सर। और इंग्लिश पूरा लैंग्वेज, जो आपका पूरा लैंग्वेज खेल है यहाँ पर, चाहे बात की जाए यहाँ पर आपके आजकल वोकैब्स की, ठीक है, जी। चाहे बात की जाए यहाँ पर कि आपके पैसेजेस वगैरह की। हम्म। सो कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले किसी भी हिंदी के पैसेज को अगर हम पढ़ लेते हैं तो शायद उसकी भावनाएं समझ जाते हैं। जी जी सर। सेम वही चीज है कि अगर हम उस पैसेज को इंग्लिश में समझना सीख गए, तो शायद आप इंग्लिश में उस पैसेज को क्रैक कर सकते जी हो। सर। ओके फाइन। सो अब हम चलते हैं यहाँ पर रीजनिंग की तरफ। जी सर। सो रीजनिंग में आपकी रुचि क्या थी और आपने किस तरीके से रीजनिंग को कवर किया? सर रीजनिंग में जैसा एक पजल टॉपिक जो होता है, हम्म, या तो वो बच्चों का नाइटमेयर होगा या वो सबसे फेवरेट क्या टॉपिक बात है। होगा। मेरे हाँ साथ जी। भी यही था, पहले मुझे वो नाइटमेयर लगता था। ओके। उसके बाद मैंने जैसे जैसे प्रैक्टिस करी, आगे फाउंडेशन कोर्सेज आपके जैसे हैं अड्डा के, वो लिए, तो मुझे पजल बनाने में बहुत मज़ा आने लगा। अब मैं उसे चैलेंज की तरह लेता था कि ये पजल है, 2 मिनट में बनानी है मुझे। ओके ऐसे जैसे आगे जाता था तो वो ऐसे ईगो पे आ जाता है कि अब ये ज़्यादा कैसे लग रहा है टाइम। ओके तो वही वाला एक जो फैक्टर था, उस वजह से प्रैक्टिस अच्छी हो गई। ओके लेकिन पर्टिकुलरली मैं अगर देखूं तो लोगों को प्रॉब्लम आती है पजल वगैरह में। ओके। मुझे कुछ ऐसा था कि प्रॉब्लम मुझे मिसलेनियस में आने लगी, अब मिसलेनियस मतलब टॉपिक्स में। लोगों को आमतौर पर, मतलब आमतौर पर क्या, लोगों को प्रॉब्लम जो रीजनिंग में रहती है वो पजल एंड सिटिंग को लेकर के रहती है। जी सर। लेकिन आपने कहा कि मुझे जो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी सर, वो मिसलीनियस में होने लगी। ठीक मिसलेनियस के है, कुछ टॉपिक्स थे। मिसलीनियस में आपको होने लगी, ठीक है। ओके फाइन। सर मिसलेनियस में कैसे, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड पूरा डिफरेंस बना देता है। बिल्कुल सर। सिलॉगिज्म में आप देख लीजिए, इनइक्वालिटी में देख लीजिए आप, एक आपका जो सिंबल होता है इधर का उधर, इधर से ना इधर हो जाता है। बिल्कुल ये सर। सारी प्रॉब्लम, एक तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ये वाली प्रॉब्लम थी। मैं ऊपर ऊपर से जल्दी पढ़ के जस्ट करने के सोचता था, तो ओके। जल्दी में आपकी गलतियां बहुत हो जाती हैं, और इसी को सुधारती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ओके जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इसमें यही पूछेगा। ओके जितना फाइन। आप अपना हाथ बिठा पाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा रीजनिंग में। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप जब क्लास में रहते थे तो काफ़ी सटीक आपके आंसर्स भी आते थे, चाहे वो बात की जाए पेड क्लासेस की या फिर बात की जाए आपकी वाईटी की। जी सर। सो मुझे लगता है कि आपने अपनी सारी कमजोरियों पे काम करना सीखा है सर। और ये जो तो है। व्यक्ति अपनी कमजोरियों पे काम करना सीख जाता है ना, एक ऐसा चैलेंज टारगेट लेता है ना, वो सर फोड़ देता है सर। सर इसका सबसे फर्स्ट स्टेप है आप अपनी कमज़ोरी तो पहचानें। लोगों को अपनी कमज़ोरियों का नहीं पता, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। ओके। वो एज एन ऑस्ट्रिच अप्रोच होती है कि आंखें बंद कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक ठीक फिजिबल है। नहीं है। हाँ। तो सर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो एक तो वाईटी के सेशंस होते हैं, अपने वीडियो मॉक जिन्हें कहते हैं ओके। वो, और उससे सर हमारी एक्यूरेसी सुधर रही होती है, और आप अपने तरीके तो सॉल्व कर ही रहे होते हैं। अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो वीडियो मॉक में जो टीचर्स वे सॉल्व करवाते हैं जिस वे से, ओके वो अगर आप वाले से अच्छा है तो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके। सर एक रीजनिंग का आपने बताया कि ठीक है कि पजल मैंने सॉल्व करा और पजल प्रैक्टिस से आ जाती है,
और फिर मेरे जो पॉइंट्स थे वो मिसलीनियस में थे, फिर मैंने उसको क्लियर किया, उसको ही प्रैक्टिस करी, वो भी मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो रीजनिंग में आई होप कि आपका स्कोर बढ़िया भी आता होगा, जी है ना? सर। और रीजनिंग मैक्सिमम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है जी सर, सर। है ना? क्योंकि वो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज वगैरह, राइट, और पजल वगैरह जब बनाना जी सीख सर। जाता है, और इवन जब वो सबसे ज़्यादा उसका फेवरेट तब बनता है जब वो मेंस लेवल के पजल्स को लगाने लग जाता है। जी सर। सर मैं आपको बताऊं कि आपको मेंस लेवल का एक क्वेश्चन करने में जो खुशी मिलती है ना, वो शायद प्री वाले में इतनी नहीं मिलती नहीं सर, प्री वाले तो 2-2 मिनट के क्वेश्चन होते हो हैं, जाते हैं। लेकिन लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने में एक अचीवमेंट का सेंस आता है। अचीवमेंट का सेंस आता है। ओके फाइन। सो सर हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जो कि एक स्टूडेंट्स की यहाँ पर क्वेरी रहती है कि आपने जो जीए है जी सर। उसको किस तरीके से आपने कवर किया, किस तरीके से पढ़ा आपने, ये बताइए। सर जीए के लिए तो बस नीडलेस टू से आशीष गौतम सर जीए आशीष गुरु गौतम सर, ओके उन्हीं का पूरा एक तो वॉरियर मैंने लिया। ओके उसके बाद उनके जो 7 AM सेशंस होते हैं वो Okay. रेगुलरली मैं अटेंड करता था। ओके उसके बाद उनका जो सर एक एमसीक्यू बैच आता था जिसमें वो मंथली एमसीक्यू दिया करते थे, अच्छा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में। अच्छा अच्छा सर वो बहुत हेल्पफुल रहा है। ओके। सो बेसिकली आपने बोला कि जो वॉरियर बैच था आपने वहां से बैंकिंग कवर किया, जी सर। राइट? अब जो दूसरा पार्ट जुड़ता है, दिस इज करंट करंट अफेयर्स, अफेयर्स। बिकॉज अगर हम देखें, सो आज अगर आप किसी भी एग्जाम को उठाइए, चाहे वो एसबीआई क्लर्क आपने उठाया हो, वहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वहां पर करंट अफेयर्स आपने किस तरीके से मेंटेन किया? कितने महीने का आपने क्या टारगेट सेट किया कि मैं 4 महीने पढ़ूंगा या 3 महीने पढ़ूंगा? सर एक नोशन बना हुआ है कि 6 महीने के करंट अफेयर्स हमें ओके आते हैं, तो सर 6 महीने का तो करना ही था कवर। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स वगैरह ये सब स्पेशली मैंने इनका नोट्स बनाए थे, क्योंकि ओके ये चलते जैसे मंथली अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगी वो इतनी याद नहीं रहती, लेकिन अगर अपन डेडिकेटेड रिपोर्ट्स का बना लें तो वो सारी रिपोर्ट्स एक साथ आ जाती हैं। सर इसमें आशीष गौतम सर ने बहुत ज़्यादा एक मेहनत करी थी, जिन कंटेंट के ऊपर सारी रिपोर्ट एक साथ, सारा सब कुछ एक साथ टॉपिक वाइज, उसने बहुत हेल्प करी। गुड यार, चलो बढ़िया है। सो आप प्रॉपर नोट्स बनाते थे, जी राइट? सर, बिल्कुल। और जो करंट अफेयर्स के लिए क्या करते थे सर, क्या उसके भी नोट्स बनाते थे आप? सर करंट अफेयर एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसका ठीक है। मैं रिटर्न नोट्स नहीं रखता था, पीडीएफ, पर पीडीएफ वगैरह से वो हो ओके जाता था। ओके फाइन। सो आपने ये बताया जीए के लिए कि जीए आपको, अच्छा एक चीज़ और, मेरा क्वेश्चन और आपसे, कि आपने ये जीए प्री के पहले ही कवर कर लिया था या फिर प्री के रिजल्ट के बाद करना शुरू किया था? सर स्टैटिक जो था वो मैंने प्री के आसपास है, लेकिन रिजल्ट का मैंने वेट नहीं किया था, मैं साथ साथ करता रहता था करंट अफेयर्स। ओके, मतलब स्टैटिक मैंने पहले से कर लिया था। करंट अफेयर्स आपके करिकुलम में था जी कि नहीं बिल्कुल यार ये सर। तो मेरे को करना ही करना है मॉर्निंग में? ओके फाइन। सो सर एक चीज और, कि स्टूडेंट या एस्पायरेंट मैं कहूँ कि वो सोचता तो है कि मुझे आज ये कर लूंगा, आज मैं ये कर लूंगा, कल इस हफ्ते में ये खत्म कर लूंगा, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात होती है तो फिर उसको उनसे ये मिलता है कि सर मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन सर मैं कर नहीं पाता हूँ। इसके लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी क्या? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? सर ये इन्हीं स्टूडेंट में मैं भी था ओके तो वही था कि डे वाइज में स्ट्रैटेजी बनाता था, एक मैं वीक वाइज बनाता था कि इस वीक के एंड में मुझे ये करना है, उसी को अपन ब्रेक कर देते थे डे वाइज। पर क्या होता है जब हम सोच तो लेते हैं, जब हम एक्चुअली में कर रहे होते हैं कुछ चीज़ आती है याद, कुछ चीज़ नहीं भी याद आती है, लास्ट में जाके देखते हैं अरे ये तो छूट ही गया। उस वजह से इस चीज़ को मैंने एड्रेस किया, मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया। ओके डे के स्टार्टिंग में मुझे पहले नोट डाउन कर लिया करता था मैं कि क्या करना है, और उसी को मैं फिर चेक करता जाता था कि ये भी हो गया इस तरीके से। तो टू डू लिस्ट एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप वर्बल अपने माइंड को मैसेज मत दीजिए, आप वर्बल अपने माइंड को मैसेज मत दीजिए, आप चीज़ों को लिख लीजिए। जी सर। सर ऐसा मैं बताऊं किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। मैं हूं, आप हैं, जब तक हम लोग चीज़ों को लिख नहीं लेते ना तो शायद वो चीज़ें मिस होने की संभावनाएं ज़्यादा जी होती सर। हैं। और जब हम लिख लेते हैं सामने अपने, उसको जैसे अलार्म है सर, हम लोग अलार्म का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम अपने माइंड को ये कह के सोएंगे ना कि सुबह 5 बजे उठना है, तो शायद हो सकता है कि लेट भी हो जाए या जल्दी भी उठ जाए हम लोग, लेकिन एग्जैक्ट टाइम उठने के लिए वो अलार्म काम करने वाला है। बिल्कुल सर। सो इसलिए आप अपने लिए टू डू लिस्ट बना लीजिए। मैं सर हमेशा सेशन में बोलता हूँ, आप लोगों ने कई सेशंस देखे भी होंगे, जी सर। कि जब तक आप लाइफ में ना, जब आप किसी भी चीज़ पे, सर आज आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल आप हो सकता है किसी और चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, जब तक लाइफ में आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, जब तक आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या कि आप खुद पे ग्रिप नहीं बनाओगे, तब तक मुझे लगता है ना चीज़ें फिर केवल वर्बली चल रही होती हैं। सो वर्बल हम भी कहते थे कि आज हम वो कर लेंगे, आज हम ये कर लेंगे, लेकिन जब तक हम उसको अपने, जैसे कि स्टूडेंट है, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप अपने सामने एक स्टडी एरिया जरूर बनाइए।
उस स्टडी एरिया में आप वो सारी काम की चीज रखिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, और वहां पर स्टिकी नोट से आप जरूर लिखिए जो आपको आज करना है, जी सर। और उसको कर लिया है तो टिक करो, हटाओ। सर ये भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है आपको, आपको मजबूत बनाती है जी सर। कि आपने खुद को जो टास्क दिया आपने वो किया। अचीवमेंट का सेंस ये भी देते हैं सर। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हमने देखा यहाँ पर कि आपका जो सफर था। अच्छा एक बात और, आपने इन सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर आपका क्वांट हो या फिर इंग्लिश हो, ये प्रैक्टिस आपने कहाँ से करी आपने? सर प्रैक्टिस के लिए देखा जाए तो अब क्योंकि मैंने अड्डा महापैक लिया हुआ था, बैंक ओके महापैक, ओके। तो उसमें वो एज अ पैकेज वो पूरा सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बुक्स भी आ जाती है, जी टेस्ट जी। सीरीज भी आ जाती है, आपको जो क्लासेस चाहिए वो आ जाएंगी, हर जी। टीचर की क्लासेस आ जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर जाने की ज़रूरत है। इससे बाहर अगर आपको जाना है, हद मार के आप वाईटी के सेशंस देख लीजिए, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ओके हिसाब से। ओके। सो बुक्स में आपने कौन सी बुक फॉलो करी? सर जब मैं बिगिनर था तो मैंने एस तीनों, मैथ, रीजनिंग, ठीक है इंग्लिश ठीक की, है। और उसके बाद सर एस का ही हाईएस्ट लेवल कर दिया। उसके बाद जब मेंस की बारी आई तो मैंने क्रैकर बुक उठाई थी, क्रैकर, फाइन। और उसके अलावा 50 प्लस तो हमेशा कंपेनियन थी। मतलब कहने का मतलब कि आपने ना कभी कंटेंट की कमी होने नहीं दी खुद को, जी सर। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस में कंटेंट की कमी होगी तो वहां पर फिर गैप आता है बॉस, ठीक है। बिल्कुल सो सर। ये आई थिंक कि एज की बुक्स मुझे लगता है कि बेस्ट है सर। जी और आपका जो 50 प्लस है, ये 50 प्लस आपका ये 5 साल का मेमोरी बेस्ड पेपर हो गया, प्रैक्टिस का वो भी साधन अच्छा है। बिल्कुल। और फिर मेंस पे अगर हम जाते हैं, टोटली मेंस पे जाते हैं, तो आपका क्रैकर। हम्म। ओके फाइन। सो आप मॉक कैसे लगाते थे, आप प्री और मेंस के मॉक को कैसे बैलेंस करते थे सर? सर जब प्री की प्रिपरेशन चल रही थी तो प्री को मैं 80% टाइम दिया करता था, लेकिन मेंस का मैं कुछ ना कुछ टॉपिक मैं लेके ही चलता था, ओके। ताकि हाई लेवल की जो मैंने फाउंडेशन कोर्स से सीखा है वो उसके साथ टच बना रहे। टच बना रहे हैं, ओके इसीलिए फाइन। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब प्री के पास आते जाते प्री की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, ठीक है। और एकदम से प्री हो गया, उसके बाद प्री का बिल्कुल एकदम से छोड़ के अपन 80% मेंस पे आ जाते हैं। गुड ये वाला जो था, और 20% टाइम हम करंट अफेयर वगैरह को रिवाइज करने में देते हैं। गुड। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। ओके फाइन। सो अब हम आते हैं यहाँ पे कि सर मॉक पे आते हैं, जो क्योंकि मॉक एक बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? सो मॉक आप कैसे देते थे, आपका क्या स्टाइल होता था मॉक देने का, उसको एनालिसिस कैसे करते थे? सर एनालिसिस के अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही होता था कि हमारे पहले गलत कौन से है। अगर हम रॉन्ग क्वेश्चंस को उठा के उनके सबसे पहले देखेंगे कि ये क्यों गलत हुए, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को उठाता था जिनमें टाइम ज़्यादा लगा है, ओके। जो क्योंकि करेक्ट हुए हैं लेकिन करेक्ट हुए टाइम हैं ज़्यादा लगा उनको है। भी करना है हमें ओके, एनालाइज। मतलब स्ट्रेटेजी पूरी मतलब फॉलो करी है आपने, हाँ? जी सर बिल्कुल। ओके। सो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है सर, वो कहाँ पर आती है, मैं वो बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को भी, कि आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को उठाते तो हैं, लेकिन आप लोग उसके फाउंडेशन लेवल से मॉडरेट लेवल तक रह जाते हो। आप लोग अगर उसी समय पर उस फाउंडेशन लेवल से अगर हाई लेवल को पकड़ कर चले ना, तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मैं सर 100% अगर स्टूडेंट से सपोज मिलता हूं, तो उसमें से सर 95% स्टूडेंट ऐसा होता है, सर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है जी लेकिन सर। फिर भी मेरी स्पीड नहीं आ रही है। स्पीड नहीं तो आ मैं रही। उनको हमेशा की बात बोलता हूँ कि रीजनिंग अगर सच में अच्छी होगी तो स्पीड भी स्पीड आएगी आएगी। और एक्यूरेसी भी आएगी। सो आप किसी भी टॉपिक को अगर पकड़ के चल रहे हैं तो पहले उसमें अपने आप को ये फील कराइए कि आप उसमें बिल्कुल मतलब कि हो चुके हैं, उस्ताद हो चुके हैं आप। उसके बाद फिर यहाँ पर आप कहें कि हमारी रीजनिंग अच्छी है, हमारी मैथ्स अच्छी है, हम हर बिल्कुल दिन सर। सीख रहे होते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन आप अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास करते हो। जी सर। ओके सो फाइन। सारे क्वेश्चंस आप पूछ भी लिए गए हैं, है ना? और क्या मतलब कि स्ट्रैटेजी आपने पूरी बताई भी कि किस तरीके से आपको अपने आप को समय देना है जी ना? सर। जो आपका डिस्टरबेंस हो रहा है लाइफ में, उसको थोड़ा सा उससे किनारे होना है, साइड अपलाइन करना है उसको, एंड ऑल बहुत सारी बातें यार। सो यार राहुल बहुत अच्छा लग रहा है आपसे डिस्कस करके, और आपसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं जो स्टूडेंट शायद हमारे उसको फॉलो ज़रूर करेंगे, जी सर। क्योंकि लाजमी सी बात ये है कि सफल व्यक्ति की बात यहाँ पर हर व्यक्ति मानना पसंद करता है सर। सो इसीलिए हम लोग ये सेशंस लेकर के आते हैं जहाँ पर आप सभी लोग जो सफल हुए हैं उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो अप कर सकें, जिससे कि आप भी अपने एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द निकाल सके। तो राहुल अभी क्या सोचा है, आगे का प्लान क्या है? सर आगे के प्लान्स जो है मैं रिवील कम करता हूँ ऐसे। अच्छा ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि आगे के प्लान में रिवील कम करता हूँ। सर एक पॉइंट मेरे को ये भी याद आ रहा है, अपने सपने किसी को मत बताओ सर। जी सर। अपने सपने किसी को मत बताओ, करके दिखाओ। करके देखो। और जब हम करके दिखा देते हैं तो दुनिया उसमें सर शाबाशी और तालियां पीट देती है।
क्योंकि अगर हम केवल सपने बता देते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं तो समाज सर बैठा होता है इसी चीज़ के लिए, भाई तूने तो ये बात करी लेकिन करके ना दिखा पाया। सो राहुल, आज के इस सेशन में आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए और मैं बस लास्टली यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टैटिक हो गए ना तो मुझे लगता है कि यार खोज खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि सर खोजी बने रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। अगली जो स्टोरी हो फिर से मैं IBPS PO की इसी रूम में हम कर रहे हो। ओके, सो राहुल लास्टली आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, जैसे मैं अपने फेलो स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर आपका गुरु आपके साथ है और आपकी पूरी निष्ठा उसके ऊपर है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अड्डा के जो फैकल्टीज़ हैं, ये अपने डेडिकेटेड रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स, अपने छोटे भाई बहनों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे खुद की हेल्थ की प्रॉब्लम हो, ये क्लासेस हमेशा रेगुलरली लेते हैं। ये एक रीज़न है कि अड्डा के साथ इतने लोग क्यों जुड़े हुए हैं। क्या बात है सर। तो सर ने यहाँ पर बताया कि थोड़ी सी तारीफ करी हमारी। नहीं यार राहुल, मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। शायद हम लोग बड़े मंच में नहीं बोल पाते, लेकिन आपने अगर ये बात छेड़ दी तो आपको बता ही देते हैं। राहुल, पता है आपको कि जब आप किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो और आपके पास समय कम होता है, आज आप देखिए बैंकिंग एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आता है, 45 दिन में एग्जाम हो जाता है। जी सर। तो राहुल, अगर तबीयत भी खराब होती है ना, तो अगर हमको लगता है कि नहीं यार मैं 1 घंटे जाकर अगर मैं पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता है ये बॉडी अपने आप उठ जाती है और चली आती है यहाँ पर। और इवन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कई बार मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं कितना भी फीवर में हूँ, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, और मैंने अगर आकर पढ़ा दिया, मन में सोचा नहीं पढ़ाना है, तो राहुल यार तबीयत अपने आप सही हो जाती है यार क्लास के बाद। वो कहते हैं ना कि आप सब दर्द गम सब भूल जाते हो जब अपने काम को आप सर्वोपरि रखते हो। जी सर। सो ये फील आता है कि मेरे एक दिन बीमार होने से यार कितने हजारों लोगों का नुकसान हो जाएगा। और राहुल, ऐसा मैं मानता हूं कि जैसे आपने बोला कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ में 9 बजे रीजनिंग अगर शुभम सर पढ़ाने आते हैं तो 9 बजे उनके लिए ही रखते हैं वो लोग। जी सर। क्योंकि मेरी वजह से उनका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। शायद इतना दूर का कोई सोच नहीं पाता है, लेकिन यार हम सोच पाते हैं। जी सर। दिस इज द रीजन कि आप जैसे स्टूडेंट हमको प्राउड फील कराते हैं। थैंक यू। और कहीं ना कहीं जब हम आपसे मिलते हैं सो आप यकीन करिए कि हमारा जो रक्त संचालन है ना वो और तेजी से बढ़ जाता है यार। सो यार बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल आपको। Thank you, और sir. आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आप फ्यूचर में बहुत तरक्की करें यार। कुछ लास्ट लाइन अगर आप स्टूडेंट के लिए कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सर। स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने फियर्स को फेस करो। हार जाने वाले डर से जो नहीं हारता, जीतता वही है। ये मैंने बात खुद है। ने नोटिस किया है। क्या बात है, जबरदस्त यार, जबरदस्त। सो आप सभी अब आज एक प्रण लीजिए कि मुझे इसी डेडिकेशन के साथ और जितनी भी बातें आज आपको सर ने बताई उसको फॉलो करते हुए आपका यह सपना होना चाहिए कि आज राहुल जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं, कल हमें भी इस कुर्सी में जरूर बैठना है और अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। और इस भारतवर्ष को, जो भारतवर्ष में जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको ये मैसेज देना है कि अगर आप मेहनत करते हैं खामोशी से तो उसकी जो सफलता होती है ना, शोर अवश्य ही मचाती है, अवश्य ही मचाती है। इसी के साथ आज का इंटरव्यू राहुल सर यहीं पर खत्म करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।